सो हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। और थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस वेबिनार के अंदर आए। और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हर बार आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएं, स्ट्रेटजीज बताएं, आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करें, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करें, ताकि हम मार्केट के लिए रेडी होने वाले हो सकें। ठीक है ना? तो ये आपका बुलबुल एकेडमी के थ्रू वेबिनार कंडक्टेड है, आपका स्पॉन्सर्ड है। तो आप लोग इसका मैक्सिमम एडवांटेज लें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, रेगुलर अटेंडीज हैं, एवरी वीक जो लोग आते हैं, वो लोग जानते हैं कि हम हर वीक कई महीनों से, कई सालों से हम लोग इसके ऊपर स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं। हर हफ्ते आपको स्ट्रेटजीज देते हैं, एक से एक उमदा से उमदा स्ट्रेटजीज आपको देते हैं। और उनमें से आप ही लोग हैं जो हमें फीडबैक देते हैं कि सर स्ट्रेटजीज अच्छी चल रही है, प्रॉफिटेबल है। इसी चीज को जो है राजेश सर हैं, ट्यूसडे के दिन आपको रिपीट करते हैं यही वेबिनार गुजराती लैंग्वेज के अंदर। तो जिन लोगों को हिंदी समझने में थोड़ी सी दिक्कत है या थोड़ा सा और इसको रिपीट करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो राजेश ठक्कर सर इसका रिपीट टेलीकास्ट करते हैं ट्यूसडे को गुजराती लैंग्वेज के अंदर, तो वो भी आप दोबारा अटेंड कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा रिवीजन करें, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार तो फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर ही चलता है। ठीक है ना? फंडामेंटल्स की वजह से ही सेंटिमेंट्स बनते हैं, और सेंटिमेंट्स की वजह से ही टेक्निकल्स बनते हैं। तो सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं आपस के अंदर। तो हम इसको प्लीज अपने माइक को सब लोग म्यूट रखें। तो हम लोग आज थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार कैसे मूव करता है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम वीकली एनालिसिस करेंगे। वीकली एनालिसिस में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने चार्ट्स आपके सामने एक बार सेटअप करके आपको स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आप लोगों को। एक मिनट। स्क्रीन मैंने आप लोगों के सामने शेयर की है मैंने। और आप देखेंगे कि आफ्टर अ सस्टेन डाउनफॉल, जैसे पहले हम लोग यहाँ से भी हम ट्रैक करते हुए आ रहे थे डॉलर इंडेक्स को, और फिर हमने पहले 110.50 का लेवल बताया आपको कि इसके नीचे क्लोज हो गया तो ये यहाँ तक आ सकता है 108। फिर 108 के नीचे क्लोज हो गया तो फिर ये सारे लेवल्स हमारे हर सपोर्ट लेवल को ब्रीच करता हुआ ही नीचे आ गया। तो उसके पीछे मैंने आपको लास्ट वीक रीजन भी बताया था क्यों ऐसा हो रहा है। फिर हमने कहा कि आपको ये एक एक्यूमुलेशन पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? एक्यूमुलेशन पैटर्न है। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है कि जिन नए लोगों को, नौ सिखियों को या नए ट्रेडर्स को, जिन लोगों को यहाँ पे समझ में आया है कि ये तो डॉलर इंडेक्स तो वीक है और उसके पीछे ये फंडामेंटल कारण है, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेल करना चालू कर दिया। ठीक है? उन लोगों ने जब सेल करना चालू किया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये राउंडिंग बॉटम बना। मतलब जो स्मार्ट मनी था उन लोगों ने क्या किया, जब आपने सेल किया तो उन लोगों ने बाय करना चालू कर दिया। उन्होंने जब बाय करना चालू कर दिया तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। और आज आप देख रहे हो डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूस सिंस मॉर्निंग एक अच्छी रैली दे रहा है, एक अच्छी रैली दे रहा है। तो एक और आपको प्राइस एक्शन की मैं बात बताता हूँ। जर्नली जब भी आपको पहली कैंडल के ऊपर दूसरा हाई और दूसरे के ऊपर तीसरा हाई मिल जाता है, तो ऐसे 90% केसेस के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जब दिन स्टार्ट होता है, तो ऐसे 90% केसेस के अंदर पूरे दिन बाजार ट्रेंडिंग रहता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये जब बाजार स्टार्ट हुआ, एक के नीचे लो, दूसरे के नीचे तीसरा लो, ये मिलता गया तो पूरे दिन बाजार आपका नीचे रहा। यहाँ पे देखो, एक के ऊपर हाई, एक के ऊपर हाई, एक के ऊपर हाई, तो बाजार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, मतलब ट्रेंडिंग रहा। फिर बाद में साइडवेज हो गया, लेकिन बाजार 99% ऊपर ही रहता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है। ठीक है ना? ऐसा देखा गया है। ठीक है? कई बार ऐसी मूवमेंट भी आ जाती है, ये दिखाता हूँ आपको। ये हाई ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फर्स्ट हाफ तो ऊपर रहा, सेकंड हाफ नीचे रहा। तो कई बार ऐसी प्रोबेबिलिटी भी बन जाती है, लेकिन 10 में से 8 या 9 बार तो ये ट्रेंडिंग में ही रहता है। और मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि एक बार तो ये 108 को टच करने जाएगा, और हो सकता है ये 109 को भी टच करने जा सकता है। अगर आप लोगों को ये बात याद होगी तो आपको पता होगा कि मैंने इसको 108 और 109 का लेवल आपको ऊपर का दे रखा है। ठीक है? टेक्निकली दूसरी बात,
यहाँ पे ये हैमर बनाया है इसने, हैमर टाइप में बनाया, या इसको आप स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हो। स्पिनिंग बॉटम बनाया और यहाँ से ये बाजार रिजेक्शन लिया सपोर्ट से, और रिजेक्शन लेके अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये $108 तक टच कर सकता है आज, $108 तक ये ऊपर टच कर सकता है, यानी यहाँ से 60 पिप और ऊपर भाग सकता है। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स में तो आप ट्रेडिंग करते नहीं, तो आप लोग ट्रेडिंग किस में करते हो, यूरो यूएसडी में। तो वहां पे क्या लेवल्स बन सकते हैं उसको देख लेते हैं पहले। ये लास्ट वीक भी बताया था मैंने आपको, ये राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है। दूसरी बात, ये कप एंड हैंडल भी इसको ले सकते हो, ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया ये नीचे, ये लास्ट वीक भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है ना, अगर 60 पे आपका डॉलर इंडेक्स भगा तो यूरो कम से कम 1.0180 तक आएगा। और आज इंट्राडे में बहुत बढ़िया बाइंग आपकी इस लेवल पे हो सकती है। अगर आज आपको यूरो यूएसडी 180 के आसपास मिल जाता है, जबरदस्त बाइंग आपको मिलेगी। इसका एसएल ज्यादा बड़ा नहीं है, 1.0150 क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 150 के नीचे बंद हो गया तो आउट, नहीं तो फिर यहाँ से आपको 40 से 50 पे 70 पे ऊपर की तरफ देखने को आराम से मिल सकते हैं। तो अगर 180 अभी बाई नहीं करना है, अभी आप सोचो कि मैं भी बाई कर लूं, यहाँ से भी भग सकता है, भगने को ये कहीं से भी भग सकता है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि जब तक मेरे घर में नहीं आएगा, मेरे फंदों में नहीं फंसेगा, ये मेरे लेवल्स में नहीं फंसेगा, तब तक मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा। तब तक ये मेरे लिए खतरनाक है, मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जब ये मेरे रेंज के अंदर आ गया, मेरे रेंज के अंदर आ गया, तो ये मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई हो जाएगी। समझ में आया आपको बात? ये आपके यूरो यूएसडी के लेवल्स हैं। ठीक है, नीचे फाइनल जो सपोर्ट लेवल है इसका 1.0100 है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक यूरो बहुत ज्यादा सेलिंग के अंदर नहीं है। बाय ऑन डिप कैंडिडेट है 200 के नीचे से, 200 के नीचे से बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। और ऊपर आपका 300 तक और 400 तक वापस टच करने बाउंस बैक मार सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कोई बहुत ज्यादा भी तेजी नहीं है। नीचे फिर वापस मारेगा, फिर ही ऊपर मारेगा, फिर डॉलर इंडेक्स ऊपर मारेगा। क्यों मारेगा? दिसंबर के अंदर आपके फेड के इंटरेस्ट रेट्स हैं, और इंटरेस्ट रेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे क्या है, वो सब बातें आज हम करेंगे इसके ऊपर। तो आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है इसके अंदर, और आप कैसे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, कैसे क्या है, वो सब समझेंगे आज हम। ठीक है ना, तो ये यूरो यूएसडी के आपके लेवल्स हो गए। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी जैसा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि ये मेरे यूरो के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है मेरे को। और आप देखोगे कि यूरो नीचे आ रहा है, इसकी वजह से ये नीचे खिंच रहा है, लेकिन ये वाला लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो, अगर मैं बोलूं तो आप यूरो की बजाय जीबीपी को यहीं पे बाय करो 1806 पे। 1760 का एसएल डालो, 1.1760 का एसएल लो, और 1900 का टारगेट ले सकते हो ऊपर का। अगर 1760 लेवल टूट गया, क्लोजिंग इसके नीचे आज हो गई, तो आउट बाजार से, नहीं तो आप इसमें बने रहो। ये जरूर बाउंस बैक आपको 1900 तक, नहीं तो 1850 1870 तक तो बाउंस बैक देगा ही देगा आपको। तो वहां आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो जो लोग आज पैसा बनाना चाहते हैं, जिनको डर लग रहा है, वो कम लॉट साइज में ले लें, जिनको कॉन्फिडेंस है वो अपने बड़े लॉट के अंदर ले लें। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप इसको किस तरीके से ट्रेड मनी मैनेजमेंट करना चाहोगे आप इसके अंदर। तो मेरे लिए बाय है, मैं तो यहाँ पे बाय डेफिनेटली करूंगा, ये वाला एसएल डालूंगा। क्योंकि सुबह से बाजार टूट रहा है, तो हो सकता है सेकंड हाफ के अंदर, मतलब अब जो 4-5 बजे सेकंड हाफ चालू होगा, उसके अंदर आपका ये मूवमेंट एक बार ऊपर की तरफ बाउंस बैक दे सकता है। ओवरऑल ब्रॉड अगर सिनेरियो में बात करूं तो 1760 का स्टॉप लॉस है ये वाला, इसके नीचे बंद तो एक बार 1600 तक नीचे आ सकता है, 1500 तक भी नीचे आ सकता है पूरे वीक के अंदर। क्योंकि रीजन मीन, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल बना, यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना, दूसरा लोअर हाई बन रहा है यहाँ पर, एम पैटर्न बन रहा है बेसिकली हमारा। तो ये एक 1500 तक नीचे फॉल दे सकता है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई पे आज हमने बाय कराया था, बहुत शानदार बाय हुआ। अगर आप आज का भी न्यूज़लेटर देखोगे तो हमने बाय कराया हुआ है। 1 मिनट के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यूएसडी जेपीवाई पे हमने शायद बाय कॉल दे रखी है अपने। एक मिनट, कहाँ चला गया, चलो ढूंढना पड़ेगा, रहने दो। बाय कॉल दे रखी है हमने, जिसके पास आता है वो देख सकता है।
या एक मिनट रुक जाओ, देखता हूँ मैं। भाई है सर। मिल गया मिल गया मेरे को, मिल गया। वो फाइल्स क्या बहुत सारी हो जाती है ना, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं। तो ये देखो, ये बाय अराउंड दे रखा है 140.40 पे, ठीक है ना। स्टॉप लॉस 39.70 का, पहला टारगेट 41.20, दूसरा टारगेट 41.50। तो ये टारगेट अपने अचीव हो गए हैं। तो आ गया चार्ट, ये रहा चार्ट। तो कितना हमारा 141.87 का हाई लगा दिया। तो पर्पस क्या था इसका, कि मैंने आपको पहले बोला था कि आपका ये देखो डब्ल्यू पैटर्न के अंदर है, रिवर्सल पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रहा है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट आना आना था। तो ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई थी, यहाँ से जैसे देखो ये वाला कैंडल देखो आज का। अगर मैं कंफर्मेशन की बात भी करता हूँ तो कंफर्मेशन देखो, ये कैंडल क्लोज हुआ ऊपर और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। ऊपर ये 143 तक जा सकता है, नीचे ये वाला आज कल का जो लो है फ्राइडे का, यानी 139 पॉइंट समथिंग 71 का लो है, तो इसी का मैंने एसएल दिया था। तो अगर ये टूटता है तो वापस ये 138 और 137 तक नीचे आएगा, नहीं तो ये ऊपर 143 तक जा सकता है। अब एक बार थोड़ा सा डिप मार सकता है, यहाँ से रीटेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाया तो यहाँ से फिर एक तेजी पकड़ेगा, ये एन पैटर्न के फॉर्मेशन में जाएगा, एन पैटर्न के फॉर्मेशन में जाएगा, बहुत जबरदस्त चलेगा ये, ठीक है ना। तो एन और एम पैटर्न तो हम आपको बताते ही हैं एडवांस क्लासेस के अंदर, और भी चीजें अब तो हमने एडवांस क्लासेस में नई नई चीजें कर दी है। हमने एडवांस क्लासेस के अंदर एक नई चीजें कर दी हैं, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो एक इंक्लूड किया है, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है। तो जो भी उसमें ज्वाइन करता है तो उसको एक नया एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड में मैं इतना स्ट्रांगनेस कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स बेसिकली तेज हो रहा है तो इस वजह से चल रहा है। तो इसमें मैं इतना कन्विक्शन मेरा नहीं है अभी किसी भी चीज को लेकर। इसको अपन अवॉइड करेंगे, इसमें अभी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, तो उसको मैं अवॉइड करूंगा अभी। ये देखो कितना बढ़िया पैटर्न, ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास के अंदर। कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल पैटर्न, और यहाँ से ब्रेकआउट। तो ये आपका बियरिश सिनेरियो में है। बियरिश तब तक रहेगा जब तक ये वाला हाई नहीं तोड़ देता है इस हैंडल का। ये हाई है आपका 6730 का, जब तक 6730 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक कोई भी ऊपर भगता है शॉर्ट करना चाहिए आपको। ये नीचे आपका 6500 तक नीचे गिर सकता है, 6500 तक आपका नीचे गिर सकता है, ठीक है ना। 6500 तक आपका नीचे आराम से गिर सकता है। 6730 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ऊपर इसको बाउंस बैक एक बार लेने दो, तब शॉर्ट पोजीशन बना लेना इसमें, और नीचे आपको अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आएगा। आज की मेजर लेवल, मेजर जो बिल्ड लगी हुई है बैंक की, गोल्ड की, इंस्टीट्यूशंस की, वो लगी है आपके 1725 पे। 1725 पे आपकी बैंक लगी हुई है। तो आप गोल्ड को 1730 के आसपास आता है तो हम बाय कर सकते हो। 1725 के नीचे अगर ये बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो ये फिर 1716 ये वाला लेवल और 1700 तक नीचे आएगा, नहीं तो ये 1725 से 30 के बीच में आके वापस 1750-55 मारेगा। तो आपको तो खैर इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेना है, आपको तो 25 कैसल लगा के स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 30 पे बाय करके 35 में निकल जाना, 38 पे या 40 पे निकल जाना, वो इंटरडे में आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल 1725 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 1700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड है तो गोल्ड वापस एक बार आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि अभी आपका डॉलर फैक्टर भी है, अदर फंडामेंटल फैक्टर भी है, जिसकी वजह से अभी ये नीचे आ रहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब तक 1700 का लेवल होल्ड है, 1800 का टारगेट खुला हुआ है, 1850 तक ही ऊपर जा सकता है। ये थोड़ा सा मीडियम टर्म एनालिसिस मैंने आपको बता दी है अपनी खुद की, ठीक है ना। 1850 तक गोल्ड ऊपर भाग सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने आपको बता दी। आप चाहो तो अभी बाय कर सकते हो, 1700 का एसएल रहेगा आपका क्लोजिंग बेसिस पे, और 1850 के आपके टारगेट रहेंगे ऊपर। तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स बताए मैंने आपको,
जो भी कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करना चाहता है, ट्रेड लेना चाहता है, वो इस हिसाब से ले सकता है। और कोई करेंसी पेयर के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप टाइप चैट बॉक्स पर टाइप करके पूछ सकते हैं। कोई भी करेंसी पेयर आप चाहते हैं कि सर इस करेंसी पेयर पे आपको एनालिसिस करना है, देन आई विल डू इट फॉर यू। तो मैं आपको फ्रंट में आपके एनालिसिस करके आपको दिखा दूंगा, उसके बाद हम लोग अपने फंडामेंटल फैक्टर्स पे चलेंगे। जीबीपी जेपीवाई, ओके। जेबीपी जेपीवाई एक अच्छे अप ट्रेंड चैनल के अंदर चल रहा है और एक अच्छा मूव ये हमें देखने को मिल रहा है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। और ये रैली आपकी एक्सटेंड हो सकती है 168 तक, 168 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे ये वाला आपका रेजिस्टेंस लेवल है जहां से ये पहले भी टर्न अराउंड हुआ था। ये रेजिस्टेंस लेवल जो रिजेक्शन आपको मिली थी, इस कैंडल का हाई है आपका 167.50 का, आज है कितना मारा है 167.48, एग्जैक्ट उसी लेवल पे आके रुका है जहां से इसने पहले टर्न अराउंड लिया था। अगर इसने 167.50 नहीं तोड़ा और उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो ये यहाँ से वापस आपको नीचे मिलता हुआ नजर आ जाएगा। हो सकता है शाम को ये वाला लो भी तोड़ दे, लेकिन अगर इसने सस्टेन कर गया 167.50 के ऊपर तो ये फिर 169 तक भी जा सकता है, 169 तक भी जा सकता है। तो इस बात का खासम खास ध्यान रखें, 167.50 इज द ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करा तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 169। अगर इसकी सस्टेन नहीं किया तो यहाँ से आपको आज का लो भी टूटता हुआ एक दो दिन के अंदर नजर आ सकता है। ये जीपी जेपीवाई की एनालिसिस है। एनी अदर करेंसी पेयर गाइस यू वांट मी टू डू द एनालिसिस फॉर यू? वेलकम सर। कम ऑन गाइस, शर्माना नहीं है आपको, आप पूछ सकते हो। ये वेबिनार रखे इसलिए जाते हैं ताकि आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सको। कोई भी करेंसी पेयर्स आपके स्टक हो गए हैं आप उनसे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनी करेंसी पेयर्स इफ यू वांट। एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आज मेरे को ईयूडी कैट के अंदर मिली, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ये देखो सिंपल सा आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न कन्वर्टेड इनटू दी कप एंड हैंडल पैटर्न। देन देखो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल पैटर्न्स को अगर अच्छे लेवल पे टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करोगे ना तो पैसा आपको मिलेगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिलेंगी, महीने में 5 मिलेंगी, 8 मिलेंगी, लेकिन जब भी मिलेंगी परफेक्ट मिलेंगी और आपको अच्छा पैसा बना के देंगी। दिक्कत कहाँ होती है, मैं हर बार इस चीज के अगेंस्ट में रहता हूँ कि आप लोग चूहे की तरह कुतरते रहते हो कि सर 20 पिप कमाने, डेली 20 पिप कमाने हैं, ठीक है ना। उस चक्कर में आप लोग ना पैटर्न देखते हो, ना स्ट्रेटेजीज देखते हो, ना डिसिप्लिन देखते हो, ना रिस्क मैनेजमेंट, ना मनी मैनेजमेंट, तो मर जाते हो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करो, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करो, और उस डिसिप्लिन ट्रेडिंग से पैसा ना बने तो बताना। ये जो सिंपल चीज है अभी क्या, ये मैं कप एंड हैंडल पैटर्न देख रहा हूँ, ये क्या है, ये क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस है। दिस इज कॉल्ड द क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस। तो इसको अगर हम सिंपल सा पैसा मतलब फॉलो करेंगे तो पैसा क्यों नहीं बनेगा। सर मैं एनजेडी यूएसडी बता देता हूँ आपको, ये तो ज्ञान की बातें चलती रहेंगी। अभी बताओ राजेश सर, यस सर। क्या लग रहा है एनजेडी यूएसडी, आप बताओ। सामने चार्ट है आपके, ये चार्ट देख के बताओ, आपको कुछ एनालिसिस एक्स्ट्रा नहीं करनी है, आपको इसी चार्ट पे देख के बताना है कि क्या लग रहा है। अभी तो सर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। क्योंकि डाउनफॉल के बाद उसने थोड़ा जो सपोर्ट लेवल था वहीं से वो आगे चल रहा है, तो ठीक है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। नहीं ठीक सर। है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ सर, एनजेडी यूएसडी जिन्होंने भी एनालिसिस पूछी है, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पे ऑडियंस है, तो पहली बात तो क्या होता है कि जब भी आप कभी सीएनबीसी आपने देखा होगा या आप कभी न्यूज चैनल देखते होगे, बिनी न्यूज चैनल,
ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि एक एनालिस्ट है वो निफ्टी बाय बोल रहा है, एक एनालिस्ट सेल बोल रहा है, एक बाय बोल रहा है, तो सबके व्यूज अलग अलग होते हैं, एक चार्ट में लेकर सबके व्यूज अलग अलग हैं। अब एनजेडी यूएसडी का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके 2-3 फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। पहला पैटर्न मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पे डबल टॉप, ये इसकी नेकलाइन नजर आ रही है, दिस इज द नेकलाइन, ठीक है ना, ये नेकलाइन नजर आ रही है। अब ये नेकलाइन टूटेगी या नहीं टूटेगी ये वक्त बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया था, जब डबल टॉप पैटर्न हम पढ़ाते हैं तो हम कुछ कैंडल पैटर्न्स बताते हैं, तो उस कैंडल पैटर्न में से यहाँ पे एक बहुत शानदार कैंडल पैटर्न बनी है इन्वर्टेड हैमर की, रिजेक्शन मिला है उसको, उसके बाद यहाँ पे हमें सेलिंग करते हैं, तो हम बताते हैं कि डबल टॉप पैटर्न्स के क्या रूल हैं। खाली डबल टॉप पैटर्न बनने से डबल टॉप पैटर्न नहीं बनता है, उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो अभी बिल्कुल राजेश सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये जो लोअर लेवल है यहाँ पे, इस ये जो स्विंग लो है, ये टूटना बहुत जरूरी है इसके बियरिशनेस के लिए। जब तक ये नहीं टूटता हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, एनजेडी यूएसडी का अगर आपको एनालिसिस करना हो तो आपको एनजेडी यूएसडी से रिलेटेड सारे पेयर अगर आप देखोगे, एनजेडी कैट देख लो आप, ये भी अप ट्रेंड में आज थोड़ा सा नीचे आया है, ये अप ट्रेंड के अंदर है, आज थोड़ा सा नीचे आया है। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, एक मिनट, मैंने एनजेडी कैट मॉर्निंग में शॉर्ट किया हुआ था, एक बार प्रॉफिट बुक कर लूँ बस। हम्म, ठीक। सो अब ये देखो, ये एक अच्छे अप ट्रेंड में है, सिर्फ आज डॉलर की वजह से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, क्योंकि अगर आप एनजेडी कैट देखोगे, इसको समझना थोड़ा सा, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी कैड, ठीक है। अब इन ट्रायंगल को समझना, आज यूएसडी क्या है, ऊपर है, कैड का है, लोअर है, ठीक है। तो एनजेडी यूएसडी में यूएसडी ऊपर है तो एनजेडी क्या है, नीचे हुआ, ठीक है। अब यूएसडी कैड के अंदर क्या हुआ, यूएसडी ऊपर हुआ, कैड नीचे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एनजेडी कैड एक पेयर नीचे है, दूसरा भी नीचे है, तो ऑलमोस्ट जो बेस करेंसी है इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, लेकिन उतने स्ट्रांगनेस के साथ नहीं आ रहा। आप चीज को यहाँ देखना, उतने स्ट्रांगनेस के साथ नीचे नहीं आ रहा जितना इसको आना चाहिए था। यहाँ से ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, तो हल्का सा भी अगर बाउंस बैक हुआ तो सबसे पहले ये करेंसी होगी जो आपको आज का हाई तोड़ता हुआ नजर आएगी। तो इसके उससे एनालिसिस से, इसके रेफरेंस से मैं ये कह सकता हूँ कि एनजेडी यूएसडी थोड़ा सा तेज है। जब तक ये वाला लो नहीं टूटता आपका 6056 का, तब तक एनजेडी यूएसडी में ऊपर का बाउंस बैक 6150 तक ऊपर आ सकता है। और ये नेकलाइन जब तक होल्ड कर रही है, डबल टॉप की नेकलाइन, तब तक ये बाय ऑन डिप है। अगर इसके नीचे सस्टेन करा तो ये नीचे जा सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये तेजी में है। ठीक है सर, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा एनजेडी यूएसडी का। एनी अदर करेंसी पेयर? एनी अदर करेंसी पेयर गाइस? वेलकम। दोस्तों अभी आपके जब कोई करेंसी पेयर्स नहीं है तो मैं आपको फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर लेके चलता हूँ। आई होप बहुत से लोग इस उम्मीद में आएंगे कि सारा टेक्निकल स्ट्रेटेजीज बताएंगे, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग कि फंडामेंटल फैक्टर्स भी उतने ही जरूरी है जितना टेक्निकल जरूरी है दोस्तों। सिल्वर, कंपैरेटिवली टू गोल्ड, सिल्वर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दी गोल्ड एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। सिल्वर आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला जो आप स्विंग लो देख रहे हो, ये लो है आपका 20.38 का, तो इसको मैं राउंड फिगर में लिख सकता हूँ 20.30, थोड़ा सेफर जोन के अंदर। थोड़ा सा मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ नीचे की तरफ। तो जब तक ये 20.30 होल्ड कर रहा है लेवल क्लोजिंग बेसिस पे, आपका सिल्वर बाउंस बैक दे सकता है
डॉलर तक ऊपर। कहां तक बाउंस बैक दे सकता है? इस हाई तक, $21 तक। ये जो रिजेक्शन आया है, इस रिजेक्शन को फेल करके ऊपर जा सकता है $21 तक। बाइंग रिकमेंडेशन अगर मेरे से पूछोगे कि सर इसमें बाइंग कहाँ करना चाहिए, तो मैं इसमें बाइंग करूंगा 20.30 से 20.35 के बीच में, और ऐसा लगाऊंगा सिंपल सा 19.90 का क्लोजिंग बेसिस पे। ये तो रहेगी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसमें मैं अभी बाई नहीं करूंगा, मैं 20.30 से 20.35 के बीच में, यहाँ से भग गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाजार का नेचर है, बाजार यहाँ से भी भगा है, फिर गिरा है, फिर यहाँ से भगा है, तो मैं हर बॉटम को नहीं कैच कर सकता। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं सर यहाँ बाय कर लो, यहाँ से नहीं गिरेगा और यहाँ से भगेगा, तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन मेरा लेवल ये है 20.30 से 20.35। स्टॉप लॉस है 19.90 का क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मैं बायर, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं इस लेवल पे बाय नहीं करूंगा। मैं जब नीचे आ जाएगा, मेरे एरिया में आ जाएगा, तब मैं शेयर हूं, तब मैं बाय करूंगा इसको मैं। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नली जब क्लाइंट पूछते हैं ना, क्लाइंट कभी भी उठ के फोन कर देते हैं, सर चांदी क्या लग रही है, सर गोल्ड क्या लग रहा है। मैं कहूँ सर समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर यहीं से बताओ, अभी करंट भाव से बताओ क्या लग रहा है। मैंने कहा सर मेरे घर से नहीं चल रही है चांदी गोल्ड, जब मैं करंट भाव से आपको बताऊं यहाँ लिए लग रहा है, लग रहा है। तो कई बार हम लोगों के पास आंसर्स नहीं होते किसी चीज के। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर बैड एनालिस्ट, वी आर गुड एनालिस्ट। क्यों? जब कोई ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा हमको, जब कोई लेवल समझ में नहीं आ रहा, तो आदमी, समझदार आदमी ये बोलेगा कि नहीं ये मेरा लेवल है, इस लेवल पे मैं बायर हूँ। करंट भाव से क्या हो सकता है? करंट भाव से तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता इस लेवल पे। तो आप समझने की कोशिश करना, जो एसेंस मैं आपको समझा रहा हूँ, जो थॉट प्रोसेस में आज आपको दे रहा हूँ, कि लेवल्स पे काम करो, लॉजिकल लेवल्स पे काम करो, इलॉजिकल लेवल्स पे कभी भी कोई भी ट्रेड ना मारो। ऐसा नहीं है कि लॉजिकल लेवल्स पे हमने ट्रेड लिया वो सक्सेस होंगे, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं आपके। यही तो मार्केट है, असंभावनाओं का तो गेम है, प्रोबेबिलिटी का तो गेम है सारा। तो अगर 100% ही अगर हमें पता लग जाए कि लेवल नहीं टूटेगा तो बात ही क्या है। यस, लेकिन हम प्रोबेबिलिटीज देख सकते हैं कि यार ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये टूटना नहीं चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी 99% आई है। तो इस चीज को समझो, क्योंकि रीजन क्या है कि जब मैं एकदम सत्य वचन बातें करता हूँ ना, अच्छी अच्छी जब मैं बातें करता हूँ, तो ट्रेडर को पसंद नहीं आती है। क्योंकि ट्रेडर को क्यों नहीं पसंद आती है? क्योंकि वो आया पैसा कमाने के लिए, लॉस देने के लिए नहीं आया। लॉस देने के लिए कोई भी नहीं आया, तो लॉस की बातें सुनना नहीं चाहता है। लेकिन आपको सुननी पड़ेंगी। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो लॉस की बातें भी आपको सुननी पड़ेंगी। नहीं सुनोगे बाजार सुना देगा आपको। मेरी नहीं मानोगे, बाजार की मानोगे। बाजार से लड़ नहीं सकते, इतनी ताकत है नहीं आप में। चाहे आप 1,000 करोड़ के आदमी हो, चाहे 10,000 करोड़ के आदमी हो, बाजार को नहीं झुका सकते आप। ठीक है ना? सुननी तो पड़ेगा आपको। तो अभी या तो विदाउट लॉस दिए समझ जाओ मेरी बातें, या लॉस देने के बाद समझ लो बातें। समझना तो पड़ेगा ही आपको अंत में, अगर मार्केट में रहना है तो। मार्केट से अगर लॉस खा के जाना है और फिर अपन मार्केट में गाली बकिंग करे, बेकार मार्केट है, सट्टा मार्केट है, फलाना मार्केट है, तो वो बात अलग है। ठीक ना? तो मैं बहुत कड़वी और सच्ची बातें कर रहा हूँ आपसे, और आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप समझो बात को कि बाजार में मेकिंग मनी इज नॉट एन इजी टास्क। यस, इट कैन बिकम एन इजी टास्क अगर आप एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हो तो। चलो आगे चलते हैं अब हम लोग, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होगे शायद मेरी बंद बातों से। चिराग जी, गोल्ड का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 1730 1725 है स्ट्रॉन्ग लेवल। अब मैं आपको बोलता हूँ 1725 स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो आप बोलोगे कि सर 1725 नहीं तो 1730 से भाग गया, तो मैं आपको ये बोलता हूँ 1730 से बाय कर लूं। अब ये 1732 से भाग गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो कहने का मतलब है 1725 आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का काम कर रहा है। जब तक आप 1725 का लेवल नहीं टूटेगा, मेरे लिए मैं बायर हूं गोल्ड के अंदर। अब आपको कहां से बाय करना है, ये आपका आउटलुक है। मेरा आउटलुक क्या है? मेरा आउटलुक ये है कि 1730 के आसपास बाय करूंगा। मैं $5 से $60 से ज्यादा नुकसान नहीं दे सकता। मैं 5-7 पॉइंट से ऊपर का नुकसान नहीं देख सकता गोल्ड के अंदर, तो मैं बायर नहीं हूं। मेरे अंदर अगर ताकत होती 15 पॉइंट का नुकसान देखने की, तो मैं अभी 1740 पे बाय कर लेता गोल्ड, 1725 के एसएल के साथ, और ऊपर 1750-55 पे काटता गोल्ड आराम से। लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है इतनी, मैं 1730 पे ही बाय करूंगा। तो वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि अभी टूट रहा है, टूट रहा है। अभी क्या होगा, एक बुलिश कैंडल आपको दिखा देगा, आपके सारे जो बेरिश सेंटीमेंट है सब बुलिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी आप सब तेजी में बैठ जाओगे, और बाजार यही तो चाहता है, आप तेजी में बैठो, आप तेजी में बैठे और उसने आपको नीचे गिराया, फिर ये देखना शाम को नीचे मारेगा, और जहां मैं बोल रहा हूँ वहां तक लेके आएगा। ये 1725 तक, 1730 तक आएगा, वहां से फिर बाउंस बैक देगा। और 1725 पे आने के बाद भी ऐसे ऐसे टिक दिखाएगा आपको, ऐसा ऐसा कैंडल दिखाएगा कि 1725 भी तोड़ के 1716 दिखेगा आपको वहां से। फिर आपको वहां से ये लगेगा कि आप 1716 आ जाएगा, ये 1720 आ जाएगा, ऐसे ऐसे कैंडल दिखाएगा बारी बारी। तो वहां पे आपकी हिम्मत नहीं होगी बाइंग करने की, और देखेगा कि आप डर चुके, ऑपरेटर देख लेगा आप डर चुके, आपने बाई ट्रेड नहीं लिया, वहीं से भगा लेगा ऊपर इसको। तो ये सारा गेम साइकोलॉजी का है।
बाजार आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, ऑपरेटर आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, तो उसके दिमाग को जीतने मत दो, तब तो पैसा बना लोगे, नहीं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे इस बाजार में। तो चिराग जी लेवल यही है, 1730 पे आप बाई करो, 1725 का एसएल डालो क्लोजिंग बेसिस पे, 1740 और 45 का टारगेट लेके चलो आप। ठीक है, आप भी कह रहे हो सर को मैंने गोल्ड का लेवल पूछा, सर ने दुनिया भर की दो की बातें कर दी। तो मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की भलाई के लिए यार, सब चीजें मैं मतलब काम की बातें समझो तो काम की बातें, ना समझो तो बेकार है। चलो अब हम चलते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर। दोस्तों सबसे बड़ा जो बैंक है वर्ल्ड का, अमेरिका का बैंक है फेडरल रिजर्व। और सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है वर्ल्ड की इस वक्त? डॉलर है, राइट। इसका मतलब क्या है? डॉलर इज द किंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। इसी के बेसिस पे आपका यूरो मूव करेगा, इसी के बेसिस पे आपका जीबीपी मूव करेगा, इसी के बेसिस पे आपका गोल्ड मूव करेगा, और अन्य करेंसीज भी, चाहे ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो या न्यूजीलैंड डॉलर हो या कैड हो, सब डॉलर के बेसिस पे ही मूव करेंगे, ये सबका बाप है। ठीक है ना, बाकी सब बच्चे हैं। ठीक है, अगर हमें डॉलर को समझना है, इसकी मूवमेंट को समझना है, ये क्यों मूव होता है, क्या कारण है इसके पीछे, कितना ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए हमें फेडरल रिजर्व को समझना पड़ेगा कि फेडरल रिजर्व कौन है। फेडरल रिजर्व को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं फेड, FED, फेड। तो ये थोड़ा सा इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं हम लोग। द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, तो हम पॉलिटिकल चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको अभी समझनी पड़ेंगी जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना। द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस एस्टैब्लिश द फेडरल रिजर्व सिस्टम, द फेड, इन 1913। देखो कब एस्टैब्लिश किया था उन्होंने सेंट्रल बैंक अपना? 1913 के अंदर, यानी उस जमाने में जब हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, जब 1947 के अंदर आजाद हुए थे। ठीक है ना, तब हम क्या हुआ था, उससे पहले इन्होंने फेड को स्टैब्लिश कर लिया, सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश कर लिया। ये इतने एजुकेटेड थे उस समय, ये लड़ रहे थे, हम अपने रोटी पानी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, हमें ये नहीं पता था, लोगों ने हमें गुलाम बना रखा है। सेंट्रल बैंक क्या होता है हमें ये नहीं पता था। आज हमें कितना 2022 के अंदर पता लग रहा है सेंट्रल बैंक क्या होता है ना, 2021 के अंदर पता लग रहा है सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो आप देख लो हम कितने साल पीछे हैं। ऐसे नहीं बोलते कि सरकार की हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं, 50 साल पीछे हैं, वो इस यही कारण है। तो फेडरल रिजर्व एक्टिविटी एंड पॉलिसीज हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन करेंसी वैल्यू, यानी ये जो बैंक है, ये जो सेंट्रल इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसको मध्य में रखते हुए समझना कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन द फॉरेक्स मार्केट। तो जितने भी सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड में, सबका सेम ही पॉलिसी होती है, सबकी सेम ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि उनको उनको बनाने का पीछे कारण सबका सेम ही है, अभी पता लग जाएगा आपको। तो ये जो भी पॉलिसीज निकालेंगे उसका इम्पैक्ट करेंसी वैल्यू पे पड़ता है। अगर अमेरिका के बैंक की बात करूं तो डॉलर पे पड़ेगा, इंडिया के बैंक की बात करूं तो INR पे पड़ेगा। ठीक है ना। द फेडरल रिजर्व इज द यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल बैंक। इट वॉज established टू प्रोवाइड द कंट्री विद ए स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल सिस्टम। तो किसी भी सरकार का, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी सेंट्रल बैंक का एक ही मुद्दा रहता है कि फ्लेक्सिबल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को बनाए रखना। इनका काम होता है प्रमोट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, क्योंकि आप ये भी मानते हो कि किसी इकोनॉमिक की हालत तब भी अच्छी रहेगी जब वहां पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा रहेगी। स्टेबल प्राइसिंग, इंटरेस्ट रेट, मॉडरेट इंटरेस्ट रेट, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा नहीं कम नहीं, स्टेबल इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग टर्म। रिड्यूस रिस्क वेयर एवर पॉसिबल टू क्रिएट ए स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारे देश का बना हुआ है, मैं भारत की अगर बात करूं, इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर इस तरह का सिस्टम डेवलप करना कि ये रिस्क को रिड्यूस कर सकें, लोगों के साथ धोखाधड़ी कम होने वाली हो सके। ठीक है ना, LIC में आपने पैसा जमा कराया, आदित्य बिरला इंश्योरेंस में पैसा जमा कराया, पता लगा आपका इंश्योरेंस की कंपनी पैसा नहीं दे रही है। बैंक में पैसा जमा कराया, पता लगा बैंक ही डूब गए। तो वो स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करना इस सेंट्रल बैंक का काम। अब अमेरिका की अगर बात करें तो नेशन इज ऑर्गेनाइज इनटू 12 फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, पहले किसी जमाने में 24 स्टेट होते थे, फिर 28 हुए, फिर 30 हुए, फिर साथ 31, 32, 33 कितने हैं पता नहीं मेरे को भी आज के टाइम में, तो जनरल नॉलेज थोड़ी वीक है, लेकिन इतने ही होंगे आसपास। तो 12 फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट हैं, ईच ऑफ विच इज सर्व बाय अ डिस्टिंक्ट इनकॉर्पोरेटेड रिजर्व बैंक टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन, यानी फेडरल रिजर्व का इन 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिस है। ठीक है ना, उनके खुद के सुपरवाइजर गवर्नर्स हैं, मेंबर्स हैं, और दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली। अब इसका मालिक कौन है फेड का?
द फेडरल रिजर्व इज बोथ ए प्राइवेट एंड ए पब्लिक एंटिटी। बहुत जबरदस्त बात। आरबीआई की बात करोगे तो आरबीआई है कि पब्लिक एंटिटी हमारी? प्राइवेट एंटिटी, सॉरी नहीं, आरबीआई क्या है हमारी? पब्लिक एंटिटी है, मतलब गवर्नमेंट सरकार की एंटिटी है, सॉरी प्राइवेट एंटिटी की तरह से होगी। द बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट, द बोर्ड ऑफ गवर्नर इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बट द बैंक्स आर रन एज प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ये है तो गवर्नमेंट की संस्था, लेकिन इसको प्राइवेट बिजनेस की तरह रन करा जाता है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उनके पास इस सरकारी संस्था के शेयर्स हैं और उनको उसके डिविडेंड भी मिलते हैं। तो ये पब्लिक एंटिटी भी होगी, प्राइवेट एंटिटी भी होगी और पब्लिक एंटिटी भी हो गई। मिस्टर जेरोमे पावेल, द चेयरमैन ऑफ द फेडरल रिजर्व एज ऑफ अगस्त 2019, क्योंकि फाइल पुरानी है, लेकिन आज भी मैं बात करूं तो आज भी फेड के चेयरमैन मिस्टर जेरोमे पावेल साहब हैं, और ये 2018 से इन्होंने कमान संभाल रखी है, और ये 16वें पर्सन है जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो जॉब करते थे बोर्ड ऑफ गवर्नर में मई 25 2012 से है, जब से इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ये खैर हमारे काम की चीजें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। अब 12 फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? बॉस्टन है, न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, क्लेवलैंड, रिचमंड, एटलांटा, शिकागो, ये सारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे फेड के अपने ऑफिसेज हैं। तो ये तो हो गया फेड का काम, ठीक है ना। अब फेड का असली काम क्या है उस पर हम आ जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट वे में और देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। राजेश सर आप अवेलेबल हैं? यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके आंसर्स देना है, क्योंकि और कोई यहाँ पे आंसर्स देता नहीं है, लेकिन मेरा ऑफर सभी के लिए है कि जो भी चाहे अपना आंसर्स दे सकता है, ठीक है ना। राजेश सर का नाम इसलिए नहीं लेता, ये मेरे चाचा ताया मामा नहीं है, राजेश जी हमारे भाई हैं, लेकिन सिंस ये एक ऐसे बंदे हैं जो एटलीस्ट रिप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्ट होना चाहता है तो मेरे से वार्तालाप कर सकता है, बातचीत कर सकता है, अगर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता है तो राजेश सर सीधी सी बात है कि एक आदमी खर्चा कब ज्यादा करता है? जब इनकी इनकम बढ़ जाती है तब। वेरी गुड, जब इनकी इनकम बढ़ जाती है। अब इनकम दो कारणों की वजह से बन सकती है। जब उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर बिजनेस इनकम भी तो बढ़ सकती है, ठीक है। बिजनेस इनकम किस पे डिपेंडेंट है? बिजनेस इनकम डिपेंडेंट है कंज्यूमर्स पे। कंज्यूमर्स मतलब जो सामान हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं राजेश सर? एवरीडे की रोजमर्रा की जो चीजें है जैसे वो कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल मतलब समझो ना कि ग्रोसरी है, वो ऑयल अप्लायंसेस ऑयल का सामान ऑयल है। है, वेरी गुड वेरी गुड। एक बंदा एक बंदा और बोला, कौन बोला? बहुत अच्छा, मजा आ गया। चिराग जी? कोलगेट। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी हाँ देखो जी हाँ बहुत बढ़िया आपने रेस्पॉन्स दिया, ऑयल, ठीक है ना। और जी राजेश जी सर ने बोला ग्रोसरी। तो अब इनको शर्म आ रही है राजेश सर को बोलने में, क्लियर मैं बता देता हूँ। हम दाल कंज्यूम करते हैं, चावल कंज्यूम करते हैं, रोटी कंज्यूम करते हैं, सुबह पेस्ट भी करते हैं, अंडरवियर भी लेते हैं, बनियान भी लेते हैं, शर्ट भी लेते हैं, जूते भी लेते हैं, चप्पल भी लेते हैं, मेडिकल आइटम्स भी लेते हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, समझ तो गए होगे आप लोग, ठीक है ना। फिर टीवी भी कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कर रहे हैं, एसी भी कंज्यूम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दुनिया भर की। अब ये कोई ना कोई तो डेवलप कर रहा है, कोई ना कोई तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी इनकम किस पे डिपेंडेंट है? कंज्यूमर्स पे, यानी आपके और मेरे जैसे लोगों पे, यानी लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, जो भी हो, जो भी क्लास हो, जो भी हमारे भारत देश की जनता है, जो भी खा रही है, पी रही है, हंग रही है, जो भी कर रही है, वो सब कोई ना कोई उनका बिजनेस कैसे चल रहा है? हम लोगों की वजह से चल रहा है। हम लोग मतलब मैं भी बिजनेसमैन भी हो सकता हूँ, मैं जॉब वाला भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो सारी चल रही है जॉब वालों की वजह से, बिजनेस की वजह से नहीं चल रही है। क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? मान के चलो आज मैं एक सैलरीड पर्सन हूं और मेरी इनकम बहुत अच्छी है, आज मेरे को अच्छे अच्छे बोनसेस मिल रहे हैं, मेरी इनकम बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है ना। सपोज मैं बुलबेल पे काम कर रहा हूँ, बुलबेल वालों ने मेरी सैलरी वैलरी बढ़ा दी, डबल ट्रिपल कर दी मेरी सैलरी, बोनसेस दे दी अच्छे, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं बाजार में जाऊंगा, ब्रेड लेने जाऊंगा, तो मेरी आप चॉइस होगी, सर मैं व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड भी लूंगा, गार्लिक ब्रेड भी लूंगा, फ्रूट ब्रेड भी लूंगा, सैंडविच ब्रेड भी लूंगा, सब भर लूंगा। चिप्स लेने जाऊंगा, 10 तरह के चिप्स लूंगा, बेकरी आइटम्स में जाऊंगा, 10 तरह के बेकरी आइटम्स भी लूंगा, ठीक है ना। तो मैं अननेसेसरी के एक्सपेंसेस में करता चले जाऊंगा। क्यों? मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरे को सोचना नहीं है आज मेरे को रेस्टोरेंट में जाना है। अब तो मेरी हैबिट ये भी हो गई भैया, आना घर आते वक्त, अब तो मेरी हैबिट ये भी हो गई
कि आज मेरे को सपोज मान के चलो, आज मेरे को मूवी देखने जाना है, ठीक है, मूवी की टिकट मान के चलो 2-4 लोग हम फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं, 2-4 हजार की टिकट आ रही है बढ़िया, और उसमें ऑफर्स चल रहे हैं, तो अब तो हैबिट ये होगी यार छोड़ ना, क्या ऑफर देखना है, कितना फर्क पड़ जाएगा, 400 रुपए का 500 रुपए का, क्या ऑफर देखना है, पेमेंट मारो। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कई बार हम लोगों की हैबिट ऐसी, जब इनकम आ रही होती है आपकी, क्या रहता है यार छोड़ना, ऑफर क्या देखना है, पेमेंट मारो, टाइम कौन वेस्ट करेगा। लेकिन जब इनकम नहीं होती है अपन क्या करते हैं, यार 200 रुपए बच जाएंगे, ऑफर देख लेते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर, स्क्रैच कार्ड लगा देते हैं, प्रोमो कोड अप्लाई कर देते हैं, कूपन कोड लगा देते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो जब हमारे पास इनकम होती है तो हम परवाह नहीं करते। अब जब मेरे पास इनकम होगी तो सपोज मैं कपड़े भी अच्छे परचेस कर रहा हूँ, मैं जूते भी परचेस कर रहा हूँ और अन्य आइटम भी परचेस कर रहा हूँ, दाल भी आजकल तो बहुत सारी आ गई, ऑर्गेनिक दाल आ गई, ठीक है ना। दूध पहले 40-50 रुपए किलो था और आज भी है, लेकिन आज दूध 100-120 रुपए किलो मिल रहा है। एक तो हमारा पड़ोसी 200 रुपए किलो दूध ले रहा है, मैंने कहा भैया कौन से गाय का, जर्मनी से मंगाइए क्या गाय, तो 200 रुपए किलो का दूध पी रहा है भाई, ठीक है ना। तो कई बार हम मजाक करते हैं आपस में, हम कहते हैं लो भाई तू 200 रुपए किलो वाला बच्चा ला, तेरे बच्चे ने कितना 200 रुपए दूध पिया है और हमारे बच्चे वाले ने 60 रुपए का दूध पिया, क्या फर्क है, दिखाते हैं। तो समझ रहे हैं बात को। तो पीपल की जो नीड्स है, पीपल का जो, लोगों का जो मतलब सोचने समझने की शक्ति है, इनकम के साथ बदलती रहती है। पीपल बिकम मोर हाइजेनिक व्हेन देयर इनकम इंक्रीजेस। जो लोग पहले मिट्टी में खेलते थे वो हाइजेनिक हो जाते हैं जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। नहीं, अब तो हम 200 रुपए किलो वाला दूध पियेंगे, हाइजेनिक तरीके से निकाल के ला रहा है बंदा, जर्मनी से गाय आई है, पोर्चुगल से गाय आई है, उनको उसी इन्वायरमेंट में रख रखा है, इतना प्रेशराइज मिल्क है, समझ रहे बात को। तो उसमें वो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अब मान के चलो जब एक्सपेंसेस, जब आप खर्चा करते हो तो इनकम किसके पास जा रही है, दुकानदार के पास जा रही है। तब दुकानदार की भी तो इनकम बढ़ रही है, दुकानदार फोन करता है मैन्युफैक्चरर को, अरे भैया आइटम बढ़ा देना, डिमांड आ रही है मार्केट से बहुत ज्यादा, लोग परचेस कर रहे हैं तेरा आइटम बहुत ज्यादा, कल को मेरे एक्स्ट्रा माल भेज देना, मेरे 10 पेटी एक्स्ट्रा भेज देना। तो क्या करेगा मैन्युफैक्चरर, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देगा। प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या, दुकानदार की भी इनकम बढ़ रही है, बिजनेस वाले की भी इनकम बढ़ रही है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सारा का सारा खेल है कंज्यूमर्स का। बिजनेस वाला, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है एम्प्लॉइज के बेसिस पे, क्योंकि हमारे बिजनेसमैन इतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा हमारे यहाँ पे सैलरीड क्लास लोग हैं। मानते हो राजेश सर? यस हेलो, सर। ठीक है ना। तो सैलरीड क्लास लोगों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो जब इनकी इनकम बढ़ती है, खर्चा करते हैं, दुकानदार की इनकम बढ़ती है, दुकानदार की वजह से मैन्युफैक्चरर की इनकम बढ़ती है, तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अब छोटा सा एग्जांपल मैंने बहुत पहले भी आपको दिया था, आज भी सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। मान के चलो मिस्टर XYZ है, जिनकी इनकम सिर्फ 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए समझाने के लिए पर्पस, हो सकता है 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 100 रुपए समझाने के पर्पज से। अब इन 100 रुपए में से ये 70 रुपए खर्च कर देते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी डेली मरा की जरूरतों के ऊपर खर्च कर देते हैं, ठीक है। इनको बचते हैं 30 रुपए। अब 30 रुपए में मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, होम लोन लेता है, पर्सनल लोन लेता है, कार लोन लेता है, दुनिया भर का टर्म शटर्म चीजें लेता है। अब मान के चलो जब आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, खर्चा अननेसेसरी के आइटम्स ले रहे हो, तो क्या होता है इससे इकोनॉमी में। ये तो आप अकेले की वजह से कुछ नहीं होता, ये मैं जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ पूरे भारतवर्ष की या पूरे वर्ल्ड की। तो इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई दर। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है सर, महंगाई दर। अब इस महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास एक ही टूल है। वैसे तो आजकल एक और टूल आ गया, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये एडवांस में मैं बताऊंगा कभी क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है। लेकिन सेंट्रल बैंक के पास एक टूल है मात्र कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स। अब ये इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, जब सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो राजेश सर क्या होगा, क्या होगा? रेट बढ़ेगा तो मतलब FD वगैरह उसका रेट बढ़ेगा, और जो लोन है एडवांसेस है उसका रेट कम होगा। और देखो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो 30 रुपए आज ब्याज दे रहे हो, EMI दे रहे हो, ये जो 30 रुपए EMI जा रही है आपकी, ये ऑब्वियस से बढ़ के 40 रुपए हो जाएगी। अब जब 40 रुपए इसकी EMI हो गई, जब 40 रुपए इसकी EMI हो गई, तो 10 रुपए जब बढ़ गए तो अभी सोचेगा बंदा यार मैं 10 रुपए कहां से निकालूं, मेरी इनकम तो 100 रुपए है, 100 में से 70 में खर्च कर देता हूं। तो अब वो क्या करेगा, इस 70 रुपए में से 10 रुपए बचाने की कोशिश करेगा। 10 रुपए जब ये बचाएगा तो ये
अननेसेसरी के ब्रेड्स नहीं लाएगा, अननेसेसरी के आइटम्स कंज्यूम नहीं करेगा, थोड़े से अब ये ब्रांडेड कपड़े सेल में परचेस करेगा, वेट करेगा कि कब विंटर सीजन सेल चल रही है, कब आपकी समर सीजन सेल चल रही है, उसमें कपड़े परचेस करेगा, तो थोड़े पैसे बचाएगा। पैसे बचाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बाजार में डिमांड ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। एक दिन में नहीं होगी, 3 महीने में होगी, 2 महीने में होगी, 6 महीने में होगी, डिमांड कम होने लगेगी। ठीक है ना, डिमांड जब कम होने लगेगी तो इसका असर बिजनेस भी पड़ेगा। आज आप मार्केट में निकलो, हर दुकानदार रो रहा है, भीड़ है। मैं भी मार्केट में निकलता हूँ, दुनिया भर की भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है, दुकानदार फिर भी रो रहा है, सर धंधा नहीं है, धंधा नहीं है। मैंने कहा धंधा नहीं है तो भीड़ जा कर रही है भैया? कहते सर आती है, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग इतना हो गया है, बस देखती है चली जाती है, डिस्प्ले विंडो शॉपिंग करके चले जाते हैं, उसी चीज की भीड़ है। ये सिर्फ ट्रेंड देखने आते हैं कि आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिजाइन चल रहे हैं, वो डिजाइन को दिमाग में रखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ऑनलाइन भी डिस्काउंट सीधे मैन्युफैक्चरर कनेक्ट हो रहा है ऑनलाइन के ऊपर, ये मीडिएटर जितने भी बेचारे दुकान वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबका मार्जिन खत्म हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब डिमांड कम हो जाएगी, लोग कंजम्पशन कम करना, मैं आज मेरा मान के चलो मेरे घर में 10,000 की ग्रोसरी आती है, उसी ग्रोसरी को अगर मैं 5,000 रुपए कर दूं या 7,000 रुपए कर दूं, 3,000 रुपए घटा दूं, तो किसकी इनकम कम हुई? दुकानदार की इनकम कम हुई, क्योंकि उसके पास मैंने 3,000 रुपए का माल कम परचेस किया है। तो धीरे धीरे करते हुए सबकी इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा और इन्फ्लेशन हो सकता है धीरे धीरे कम हो जाए। जनरली होता नहीं है महंगाई कम, ये सिर्फ नंबर्स के अंदर की बात है सारी। ठीक है ना, मैंने कभी महंगाई कम होते हुए नहीं देखी अपने लाइफ टाइम में, ये सिर्फ नंबर्स की बात है। ठीक है, तो ये क्या कारण है इसका? तो अब ये क्या होगा कि जब इसकी इनकम कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो जहां पे जॉब कर रहा है, जहां पे ये बंदा जॉब कर रहा है, उसके भी बंदे की इनकम कम होगी, उसकी भी इनकम कम होगी। उसकी इनकम जब कम होगी तो वो भी कहेगा यार मैं इसको बोनस दे रहा हूं, मैं इसको एक्स्ट्रा सैलरी दे रहा हूं, इसको काटो, इसको काटो, 50% कर दो। अब वो मेरे को ऑफर देता है भाई, या तो आधी सैलरी में काम कर लो या फिर अपने टाटा बाय बाय। तो अब बंदा मान के चलो घर चलाना है बेचारा, अपना आधी सैलरी में काम भी करता है, तो उसको क्या, उसको दिक्कत पड़ गई बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको तो ईएमआई देनी है। तो अब रिसेशन का पीरियड ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली चालू होता है। रिसेशन का मतलब समझते हो? बताओ रिसेशन का मतलब, बताओ राजेश सर। मंदी। मंदी का दौर, ठीक है ना। जी तो सर। ऐसे ऐसे मंदी चालू होती है, धीरे धीरे मंदी चालू होती जाती, चालू होती जाती है, यानी लिक्विडिटी सक हो जाती है बाजार से। लिक्विडिटी सक होने का मतलब है यानी पैसे की सप्लाई धीरे धीरे बाजार से कम हो जाती है। इसलिए ये कहना बहुत आसान है कि सरकार इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ा रही, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो बाजार से लिक्विडिटी सक हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा बाजार में, और मनी सप्लाई कम होते ही मंदी का दौर का खतरा उस इकोनॉमी के ऊपर चल सकता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन पे असर है नहीं, मंदी का बात हो रही नहीं हो रही कि यूएस में मंदी आ सकती है नहीं आ सकती? आप नेट पे पढ़ो, लोग कह रहे हैं कि रिसेशन, मंदी का दरवाजा एकदम खटखटा रही है अमेरिकन इकोनॉमी। अमेजॉन ने 10,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, फलाना और कंपनी, मतलब इतनी नेगेटिव न्यूज है। अगर मैं तो न्यूज पढ़ता नहीं, कहीं ना कहीं से मेरे को दिखाई दे जाती है, समझ में आ रही है, तो समझ आता है अरे यार अमेजॉन ने इतने एम्प्लॉय निकाल दिए, फलाना कंपनी ने इतने एम्प्लॉय निकाल दिए। तो अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव पढ़ूंगा तो शायद मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगा, और मैं नेगेटिव, अगर मैं एज ए बिजनेसमैन हूं तो इसका असर मेरे पे ही पड़ेगा, मैं भी जबरदस्ती अपने एम्प्लॉयज को निकालना चालू कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। कई बार मंदी आर्टिफिशियली बनाई जाती है, जनरली होती नहीं है। माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग मंदी मंदी चिल्लाते 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 सब मंदी में फंस गए। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, दूसरा एक और इम्पैक्ट पड़ता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये जो बंदा 100 रुपए कमा रहा है, ये सोचता है कि क्यों नहीं मेरे को बैंक के अंदर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, और क्यों ना मैं सेविंग चालू कर दूं। तो इससे भी बाजार में लिक्विडिटी सक होती है। अब इसका दूसरा रूप देखो, उसको अपन कनेक्ट करेंगे डॉलर की मूवमेंट के साथ। अब दूसरा रूप देखो, मान के चलो आपके रिसेशन का पीरियड चालू हो गया, यानी मंदी का दौर चालू हो गया। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, मंदी के दौर से पहले अगर सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, तो मान के चलो कोई कंपनी है XYZ, उसको इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाना है सरकार से। क्यों? उसको 100 करोड़ रुपए उठाने हैं, उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। तो सरकार कह रही थी भाई पहले मैं 4% पे दे रही थी, अब मैं 6% पे दूंगी तुम्हें। तो वो कहेगा यार मेरे को 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्या फायदा, क्या फायदा, मैं तो नहीं ले रही लोन। इससे बेटर तो ये कि मैं अपना धंधा कम कर दूं या ना करूं धंधा अभी, क्योंकि भाई मैं अगर 10% कमा रहा हूं,
ये 10% का मेरा मार्जिन है, 6% अगर मेरे से बैंक ले जाएगा तो 4% में थोड़ी ना मैं बिजनेस चलाऊंगा, या 20% भी अगर मेरा मार्जिन है, 20% में से 6% बैंक ले जा रहा है, 4% मेरे एक्सपेंसेस हैं अपने, इसके कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, 2% मेरे अदर एक्सपेंसेस हैं, मेरी ईएमआई चल रही है कंपनी की भी, और 2% मेरा खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो भैया मेरे को तो 6% बच रहा है। तो 6% कमाने के लिए इतनी सरदर्दी क्यों पालूंगा मैं, इतनी लायबिलिटी क्यों पालूंगा? इससे बेटर तो है कि मैं बिजनेस एक्सपेंड करता ही नहीं, अपने जो लोग हैं उनको काम के उनको रखता हूँ, बाकियों को टाटा बाय बाय करता हूँ, या उनकी सैलरी को कम कर देता हूँ। जब सैलरीज कम होंगी तो लोग ऑटोमेटिकली खर्चा करना कम चालू कर देंगे, इसलिए रिसेशन का पीरियड आपका आ जाएगा। तब जब रिसेशन का पीरियड आना चालू हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं लो ग्रोथ पीरियड, बाजार में कोई भी ग्रोथ नहीं है, इस ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए सरकार कहती है क्या करें, सरकार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चालू कर देती है और इंटरेस्ट रेट को घटाना चालू कर देती है। सरकार कहती है अच्छा भाई ठीक है कोई बात नहीं, तो हमसे कम पैसों पे ले जाओ, कम पैसों पे हमसे पैसे ले जाओ, कम रेट पे पैसे ले जाओ हमसे। तो क्या होगा, मान के चलो पहले 6% पे पैसा मिल रहा था, अब वापस कितने में मिल रहा है, 4% पे पैसा मिल रहा है। तो अब इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए, ग्रोथ कहां से आएगी, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, यही ग्रोथ को लेकर आएंगे इकोनॉमी के अंदर। तो ये लोग क्या कहते हैं इसके अंदर कि ठीक है यार हमें अभी क्या बच रहा है, 2% हमें मार्जिन बच रहा है, पहले हमें 6% देना पड़ रहा था, अब हमें 4% देना पड़ रहा है, तो 2% क्या है, हमारी इनकम है। दोस्त प्लीज मेरे इस पे ना लिखें कृपा करके, 2% क्या है, मेरी इनकम है। तो अब सर वो क्या कहता है, कॉर्पोरेट वाला कहता है अकाउंट्स वाले से, भाई तो 100 करोड़ की जगह काम कर 200 करोड़ का लोन ले ले। जब वो 200 करोड़ का लोन के लिए अप्लाई करता है, उसको मिल जाता है वॉट, उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि यार मेरे को एक्स जगह बिजनेस खोलना है, मेरे को इस सिटी के अंदर ऑफिस खोलना है, इस कंट्री के अंदर ऑफिस खोलना है, एक्सपेंशन करता है। एक्सपेंशन में वो नए एम्प्लॉयज हायर करेगा, उनको अच्छे बोनस देगा, इंसेंटिव्स देगा, उसका बिजनेस एक्सपेंड होगा। तो लोगों के पास जब इनकम आना चालू होगी, लोग क्या करेंगे, खर्च करना चालू करेंगे। खर्च करना जब वो चालू करेंगे तो क्या होगा, पैसा इकोनॉमी में रोटेट होगा। जब इकोनॉमी में पैसा आना चालू होगा, दुकानदार की इनकम बढ़ेगी, दुकानदार से मैन्युफैक्चरर की इनकम बढ़ेगी, वापस से हमारी इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी। समझ में आई बात को? अब क्वेश्चन ये आता है, एक चीज और बताता हूं, एक पर्सपेक्टिव और बताता हूं, इंटरेस्ट रेट डॉलर के उस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। मान के चलो आज से 2 साल पहले अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 0.25%, और उस समय हमारे पास इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, कोरोना काल से पहले की बात कर रहा हूं, मेरे को अच्छी तरह याद है, पहले तो कुछ 4-5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कभी हमारे पास इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 7% से लेकर 8%। ठीक है, अब अमेरिका क्या करते थे, अमेरिकन इसको बोलते हैं कैरी ट्रेड, कैरी ट्रेड करके एक ऑप्शन होता है, नाम होता है। तो इसमें क्या करते हैं, अमेरिकन 0.25% में से पैसे उठाते हैं अमेरिका बैंक से और इन्वेस्ट कर देते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट हाई है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर को सेल करेंगे, क्योंकि इंडिया में तो डॉलर में पैसा लगता नहीं है, और किसको बाय करेंगे, आईएनआर को बाय करेंगे, आईएनआर को बाय करेंगे, इंडियन रुपीस को बाय करेंगे। अब जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उससे मतलब क्या हुआ, उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो करेंसी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन मार्केट में इंडियन रुपी को बाय करना चालू कर देते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि कुछ साल पहले डॉलर जो है 40-50-60 रुपए का चलता था, जब इंटरेस्ट रेट हमारे हाई हुआ करते थे। जब इंटरेस्ट रेट हमारे 4% पे आ गए, 5% पे आ गए, तब ये जाके आपका इंटरेस्ट रेट जो है डॉलर भग गया। अब डॉलर क्यों भगा, किस कारण से भगता है, वो सब समझाता हूँ अभी मैं आपको। अब मान के चलो अपना आईएनआर बाय किया, अमेरिकन ने जब इंडिया में इन्वेस्ट किया, उस समय डॉलर की रेट, एक आईएनआर की रेट चल रही थी 75 रुपए, $1 की रेट चल रही थी 75 रुपए आईएनआर। यानी मैंने 75 रुपए पे क्या किया, डॉलर सेल कर दिया मैंने 75 रुपए पे, मैंने क्या किया, डॉलर सेल कर दिया, और डॉलर सेल करके जो आईएनआर मिला उसको मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया इंडिया के अंदर। मैंने सपोज मान के चलो फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया, बॉन्ड मार्केट छोड़ दो, ट्रेजरी मार्केट छोड़ दो, इतना नहीं समझेंगे अपन, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आपने समझो इंडिया में एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, और एफडी में मिला आपको 8% का रिटर्न, एफडी पे मिला आपको 8% का रिटर्न, आप खुश हो गए, आप खुश हो गए। अब जब आपने पैसा विड्रॉ किया, तो मान के चलो एग्जांपल कि आपने $1000 आपने इंडिया में इन्वेस्ट किए फॉर एग्जांपल,
75 रुपए के भाव से, ठीक है ना। तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया के अंदर? 75,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ। ये बात है सर? राजेश सर बताना अगर कहीं गलत जा रहा हूं तो। नहीं सही है सर। अब 1 साल बाद आपको 8% का ब्याज मिला, आपका $1,000 कितना बन गया? $1,080। हाँ। ठीक है, अब $1,080 मिल गए। लेकिन अब क्या कहानी हुई, जब 1 साल बाद इन्होंने पैसा निकाला, डॉलर की रेट आ गई $70। डॉलर की रेट कितनी गिर गई? $70 आ गई। तो कितने का नुकसान हुआ? $5। तो 75 में से अगर मैं $5 का परसेंटेज करूं तो कितना परसेंटेज फॉल हो गया, ये बताओ मेरे को। $75 का अगर $70 है, यानी $5 का नुकसान हो गया, तो कितना परसेंटेज फॉल हुआ? तो मोटा मोटा समझा देता हूं, $75 का 10% कितना है? $7.5। 10% में से अगर मैं 3% और घटा दूं तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं 7% फॉल हो गया। तो 7% नुकसान तो उसको ही हो गया करेंसी के अंदर। कमाया कितना था उसने? 8%। तो क्या वो उसके बाद करेंसी चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, दुनिया भर के चार्जेस लग के उसको कुछ नहीं मिलता, उसको मिलता है 0%। वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा? अब ये मैंने क्यों बताया, अगर अमेरिका में 0.25% से बढ़कर इंटरेस्ट रेट अगर 0.75% हो जाता है, तो इंडियन मार्केट के अंदर सेलिंग क्यों आ जाती है? इक्विटीज में सेलिंग क्यों आ जाती है? शेयर बाजार में सेलिंग क्यों आ जाती है? क्योंकि यहाँ तो इंटरेस्ट रेट अभी भी 8% है इंडिया में, तो वहां तो अभी भी 0.75% है। क्योंकि दोस्तों यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा आपके मेरे 1 लाख से, 10 लाख से, 1 करोड़ से, 10 करोड़ से, 100 करोड़ से। यहाँ पे इनका पैसा है 15 लाख करोड़, यहाँ पे इनका पैसा है 60 लाख करोड़। तो उस 60 लाख में से अगर मैं 10 लाख करोड़ की भी सेलिंग कर दूं तो इंडियन मार्केट धराशायी हो जाएगा। कुछ हद तक तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे को इस 50 पैसे के बढ़ने पर, 0.50% बढ़ने पर मेरे 1 लाख 10 लाख पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब 10 लाख करोड़ का आप देखोगे, 10 लाख करोड़ पे 0.50% अगर मेरे को अपनी ही कंट्री के अंदर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मैं क्यों तो करेंसी रिस्क लूंगा इंडिया में पैसा लगा के? क्यों मैं कन्वर्ट कराऊंगा, क्यों मैं सरदर्दी पालूंगा, जब मेरे को आधा % अपनी ही कंट्री के अंदर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है? तो इसलिए क्या होगा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, एफआई जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लोग इक्विटीज मार्केट में सेलिंग करेंगे, आईएनआर को बेचेंगे, डॉलर को परचेज करेंगे। जब वो डॉलर को परचेज करेंगे तो इसलिए कहा जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ये एक रीजन है, पूरा रीजन नहीं है, ये एक रीजन है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं तो डॉलर हमेशा छलांग मारता है ऊपर की तरफ। तो एक छोटा सा सिनेरियो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ये फंडामेंटल एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? यस सर, समझ में आया, बहुत बढ़िया था, है ना। तो ये एक अपना एडवांस के एक थोड़ी सी झलक है बेसिक्स की। तो आपको ये सारा सिनेरियो यही है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आसपास के कंट्रीज के लोग भी उसी इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं जहां पे उनको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। तो उस कंट्री में पैसा लगाने के लिए उनको डॉलर परचेज करना होगा, डॉलर परचेज करना होगा, डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे। इसलिए इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। आज तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो इंडिया में और डॉलर का इंटरेस्ट रेट घटा दो, फिर देखो ये जो 82 रुपए का डॉलर का रेट चल रहा है, आईएनआर का कैसे अप्रिशिएट होती है अपनी करेंसी, कैसे 70-72 रुपए पे आ जाता है। ठीक है ना। तो यही कारण है। तो इसलिए जब भी मार्केट के अंदर, अब देखो, अच्छा अब मार्केट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें फंडामेंटल फैक्टर्स को लेकर। एक होता है फोरकास्ट, एक होता है एक्चुअल। जब हम फंडामेंटल डेटा की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई बाजार में मान के चलो आज इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन कौन बताता है? एफओएमसी। एफओएमसी का मतलब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये इंटरेस्ट रेट का डिसीजन निकालती है। तो ये फोरकास्ट होता है, मतलब फोरकास्ट हुआ मान के चलो 0.75% बेसिस पॉइंट, बीपीएस बोलते हैं इसको ओपन। ठीक है ना। 75% बेसिस पॉइंट का मतलब है ये फोरकास्ट कौन कर रहा है? ये फोरकास्ट करते हैं बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े आपके साइंटिस्ट, जो मतलब पूरे तरह से इकोनॉमिस्ट वाले जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उन वो लोग। ठीक है। ये बड़े बड़े बैंक्स के मैनेजर्स, बड़े बड़े बैंक के एनालिस्ट, ये लोग फोरकास्ट करते हैं कि भाई सरकार को इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए अपने अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे। ठीक है। अब
जब एक्चुअल डेटा आता है तब क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको हम देख लेते हैं अभी। देखो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रेट हाइक होगा। तो ये आपको भी पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो करेंसी का रेट क्या होना चाहिए, डॉलर का भगना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, रेट होल्ड हो गया। रेट होल्ड का मतलब सरकार ने ना बढ़ाया ना घटाया, तो ये नेगेटिव है क्योंकि बाजार क्या था, बुलिश एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो जब बाजार को वो सिनेरियो नहीं मिला तो बाजार को क्या मिला, झटका मिला। झटका मिला बाजार को तो बाजार को बुरा लगा, वो डॉलर को क्या ले गए नीचे, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डॉलर को पेल दिया उन लोगों ने। बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, इंटरेस्ट रेट कट का मतलब है डॉलर नीचे जाएगा। सरकार ने रेट होल्ड कर दी, नहीं काटा। काटना नहीं का मतलब कि सरकार अभी अगर इंटरेस्ट रेट नहीं काट रही है तो मतलब बढ़ा सकती है, तो इस अजम्पशन में डॉलर भाग जाएगा। बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि सरकार रेट होल्ड करेगी, ना काटेगी ना बढ़ाएगी। सरकार ने रेट बढ़ा दी, डॉलर भाग जाएगा। बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, रेट होल्ड होगा। सरकार ने रेट कट कर दी, रेट कट का मतलब इंटरेस्ट रेट डाउन, डॉलर डाउन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से डॉलर पे इंपैक्ट पड़ता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, यही एक्चुअल में पूरी कार्रवाई होती है बाजार के अंदर इसकी। इसी तरीके से डॉलर की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया दोस्तों? हाँ ठीक है ना। तो ये ऐसी बहुत सी गहरी गहरी बातें हैं जो हम आपको आगे चल के सिखाएंगे, बताएंगे। एडवांस क्लास में तो और भी एडवांस बातें हैं। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम टेक्निकल्स से पिछले 1-1.5 साल से करते आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार थोड़ा फंडामेंटल्स के ऊपर भी बात करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और यही नहीं, इसमें जियो पॉलिटिकल टेंशन अलग है, फिर इंटर कॉन्टिनेंटल टेंशन अलग है, वॉर की टेंशन अलग है, सबकी पॉलिसीज को लेकर टेंशन अलग है, उस पर किस करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूरोप की गैस पाइपलाइन चोक कर दी, यूरोप को ऑयल कहां से आता है, किस पाइपलाइन से आता है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। वहां पे बजट का क्या सिनेरियो है, टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का क्या सिनेरियोज है। तो ये सारे फैक्टर जब तक नहीं समझोगे तब तक फंडामेंट करेंसीज की मूवमेंट को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है, टेक्निकल के साथ साथ ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है। आज मान के चलो मेरा ट्रेंड एक अपसाइड है जीबीपी का, मान के चलो इतना अपसाइड है, ये नीचे आ गया। अब मैं क्या समझूं, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है या कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा इकोनॉमी में, गिर जाएगा। तो जब तक आप इकोनॉमी को नहीं देखोगे, अगर आपको लगेगा नहीं इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है, इकोनॉमी बढ़िया है, तो ये जो डिप है आपको पता लग जाएगा शॉर्ट टर्म डिप है। शॉर्ट टर्म डिप का मतलब है कि ये सब टेक्निकल करेक्शन है, ये वापस ऊपर भगेगा, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा इकोनॉमी सही है बुरी है, तब तक आप यहाँ बाय नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फंडामेंटल और टेक्निकल को दोनों को कंबाइन करके जब आप काम करोगे तभी पैसा बनेगा मार्केट से। और जहां तक रही स्कैल्पिंग की बात, स्कैल्पिंग में ना तो आपको फंडामेंटल देखना है ना कुछ देखना है, वहां तो सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे लगे रहो। तो वहां पे तो स्कैल्पिंग है, 2-4-10 पिप 20 पिप कमाने हैं आपको, उसमें तो कुछ नहीं देखना। लेकिन हाँ, अगर आपको प्योर टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग करनी है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको बड़े पैसे पे काम करना है, क्योंकि बड़े पैसे पे 20 पिप का काम नहीं होता। अगर आज आप $1,000 पे $10,000 पे स्कैल्पिंग कर रहे हो, कल को मैं 100 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा और कहूंगा 100 करोड़ रुपए स्कैल्पिंग करके देखो, आपके फट जाएगी। जहां 500 लॉट मारोगे ना, 500 लॉट में सिस्टम हिल जाएगा पूरा। 10 पिप भी आपके अगेंस्ट में गया, आपके पसीने छूट जाएंगे, वहां सौदा नहीं काट पाओगे स्कैल्पिंग में। तो बड़े फंड पे कभी भी स्कैल्पिंग में काम नहीं होता है, बड़े फंड में सिस्टमैटिक वे में काम होता है, होल्डिंग बेस पे काम होता है, फंडामेंटल के व्यू देखते हुए काम होता है। तो आप लोग जब ट्रेडिंग में आते हो, आप छोटा नजरिया लेकर आते हो कि मैं $1,000 पे 20% रिटर्न निकाल लूं, $10,000 पे 20% रिटर्न निकाल लूं, चल जाएगा। लेकिन जब बड़े फंड की बात आती है, बड़े चीजों की बात आती है, तो इस तरीके से काम नहीं होता है। ठीक है ना। उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो उस वक्त आप ये नहीं कह सकते मेरे को 20% महीना चाहिए, 40% महीना चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो बड़े बड़े लोग जो 100 करोड़ का, 1,000 करोड़ का फंड लेके बैठे हैं, वो पागल नहीं है। वो बाजार से 20% आपसे ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा समझदार है। वो कब का निकाल लेते हैं, उनके पास एक से एक प्रोग्राम आ रहे हैं, एक से एक एल्गो डेवलपर है, एक से एक एनालिस्ट है। वो लोग बात करते हैं साल के 15% की, बात करते हैं 18% की, बोले इतना आ जाए बहुत है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझने वाली बात है सारी। एनी अदर क्वेरीज गाइस? नो सर। दोस्तों कोई क्वेरीज है मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। और फिर हम इसको गैप देके फिर हम अगले हफ्ते फिर स्ट्रेटेजी पे आपसे बात करेंगे अगले हफ्ते। Thank you guys. Thank you so much for attending this session, for remaining in this session, for listening to me. मेरी बातें सुनने के लिए, झेलने के लिए, thank you.
चलो guys, आज मिलते हैं। का सेशन में थोड़ा ज्यादा और फंडामेंटल नॉलेज भी एक्स्ट्रा मिला और बहुत अच्छा लगा सर। चलो सर, बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगा। और ये रिपीटेशन क्योंकि करना जरूरी था, क्योंकि एक बार हम सुनते हैं तो एक बार चीजें समझ में नहीं आती हैं, जब 2-3 बार उसको रिपीट कर देते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। और ये बीच बीच में इस टाइप के सेशन इसलिए मैंने रखे हैं कि इस तरह के डोजेस बीच में जब मिलती रहेंगी तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आप लोगों ने सुना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं मंडे को। बाय, थैंक टेक यू केयर, थैंक यू। ओके।